everyone. Welcome to Practical Audit Series. My name is Niket Talwar. सो ये सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऑडिट ऑफ बैंक बैलेंसेस हमें कैसे करना चाहिए. ठीक है. तो बैंक बैलेंसेस की ऑडिट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में किधर रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. तो वो उसके लिए मैंने आपके लिए एक एनुअल रिपोर्ट लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसेस विद बैंक्स है वो मेरा किधर रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स के अंदर अगर आप सब हेडिंग देखोगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके आपको एक हेडिंग दिखेगी. उसका नोट नंबर, जैसे इस केस के अंदर मेरा नोट नंबर 10 था, तो जब आप उस नोट नंबर के अंदर आओगे तो आपको पता चलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैलेंसेस विद बैंक शो होगा. वो बैलेंसेस विद बैंक जो होगा वो सर्टेन अमाउंट, जैसे इस केस में ये अमाउंट आ रहा है, तो इस अमाउंट का हमें ऑडिट करना है. अब ये अमाउंट हमने क्यों पता लगाया? सबसे पहले क्योंकि हमें कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी तभी वेरीफाई होगी कि ये जो अमाउंट आ रहा है हमारी बुक्स में, इस अमाउंट के अंदर हमारे जितने भी बैंक अकाउंट हमारी बुक्स में स्टैंड हो रहे हैं वो सारे इंक्लूड हो गए हैं क्या, सब कंप्लीट हैं क्या, कंप्लीट एंड एक्यूरेट है क्या, एंड जो ट्रांजेक्शन है वो इन्हीं अकाउंट से फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. राइट. तो अब सर मेरे को ये पता तो चल गया कि इतने अमाउंट का मेरा बैंक बैलेंस है, बट इसके अंदर मेरे कितने अकाउंट्स है वो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे. राइट. तो ट्रायल बैलेंस कैसे निकालते हैं उसका मैंने एक एग्जांपल दिया है. जैसे इस केस के अंदर मेरे पास में ये ट्रायल बैलेंस है, जिसके अंदर मैंने ग्रुपिंग में बैंक बैलेंसेस लिया हुआ है. बैंक बैलेंसेस के अंदर मेरे को पता चल गया कि मेरे इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं जिससे मेरा वो सब टोटल जो है वो आ रहा है बुक्स के अंदर. राइट. तो इससे मेरे को नंबर ऑफ अकाउंट्स की सीरीज पता चल गई कि इतने सारे बैंक अकाउंट है मेरी इस कंपनी के अंदर जिनका मेरे को ऑडिट करना है. राइट. तो अब मेरे को ऑडिट कैसे करना होता है? ऑडिट करने के लिए मैं कैसे करूँगा? हमारी एक वर्किंग पेपर शीट होती है. वो वर्किंग पेपर शीट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आपका उस फ्लो के हिसाब से अगर आप गए तो हमेशा आपकी ऑडिट ऑफ बैंक बैलेंस एकदम कंप्लीट एंड एक्यूरेट होगी और कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. राइट. तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होती है. तो ये हमारी बैंक कंट्रोल शीट करके एक वर्किंग पेपर फाइल होती है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला आ जाता है जीएल अकाउंट नंबर. जीएल अकाउंट नंबर क्या होते हैं? अब जैसे ये सैप से रिलेटेड है, तो सैप में क्या होता है, जितने भी लेजर्स अकाउंट होते हैं उनका हम लोग एक सीरीज डिफाइंड कर देते हैं सैप के अंदर कि उस अकाउंट से रिलेटेड ये सीरीज नंबर है. जैसे आपने ट्रायल बैलेंस में भी देखा हो तो हर अकाउंट का एक अलग जीएल कोड है. तो जीएल कोड ही उस लेजर को डिफाइन होता है सैप के अंदर. तो वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. उसके अलावा बैंक नेम क्या है वो बैंक नेम डाल दिया. अकाउंट नंबर क्या है उस अकाउंट का वो हमने डाल दिया. फिर बैंक की लोकेशन, मतलब वो सिटी कौन सी है जहाँ पे वो बैंक अकाउंट लोकेटेड है, मतलब किस सिटी में वो बैंक अकाउंट लोकेटेड है वो डाल दिया. अकाउंट टाइप क्या है? अकाउंट टाइप क्या होता है सर? कि वो करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या फिर सीएसआर अकाउंट है, या एनी अदर टाइप ऑफ अकाउंट है. तो वो मुझे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. उसके बाद में अकाउंट स्टेटस. व्हाट इज अकाउंट स्टेटस? सबसे मेन कि आपका अकाउंट ऑपरेटिव अकाउंट है कि नॉन ऑपरेटिव अकाउंट है, या इफ योर अकाउंट इज क्लोज्ड. ठीक है. तो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव या क्लोज्ड. तो ऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है सर? जहाँ पे रेगुलर ट्रांजेक्शन आपके एवरी मंथ फ्लो हो रहे हैं. ठीक है. डेबिट क्रेडिट जो आपका है वो एवरी मंथ हो रहा है. नॉन ऑपरेटिव क्या होता है? जब 6 महीने से आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, मतलब नॉट इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में कुछ हुआ है. ठीक है. 6 महीने से ज़्यादा. उसके अलावा क्लोज्ड अकाउंट क्या होता है? जो अकाउंट बंद हो गया है. राइट. तो वो अकाउंट हमारा क्लोज होता है. तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ऑपरेटिव है कि नॉन ऑपरेटिव है कि क्लोज अकाउंट है. उसके बाद में मैंने क्या डाल दिया? बैलेंसेस एज पर बुक्स. अब ये किधर से आता है? मेरा ट्रायल बैलेंस से. ट्रायल बैलेंसेस में जो बैलेंसेस आ रहे थे वो मैंने यहाँ पुट कर दिया. उसके अलावा बैलेंस एज पर स्टेटमेंट वो यहाँ पे डाल दिया. उसके बाद में स्टेटमेंट स्टेटस. अब ये क्या है? स्टेटमेंट मेरे को रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, पेंडिंग है कि नॉट अवेलेबल है, वो स्टेटस मैंने यहाँ डाल दिया. अब ये स्टेटमेंट से रिलेटेड ना, एक आपको स्टेटमेंट कैसा मांगना चाहिए? मेरी मानो तो हमेशा एक्सेल में स्टेटमेंट मांगना ही मांगना क्लाइंट से. उसके अलावा पीडीएफ में भी स्टेटमेंट मांग सकते हो आप लोग, अगर एक्सेल में अवेलेबल ना हो तो. एक्सेल में मांगने का रीज़न क्या है कि आप लोगों को क्या है ना, हम लोग का एक ऑडिट प्रोसीजर होता है 1-to-1 चेकिंग. 1-to-1 चेकिंग में हम क्या करते हैं कि एक महीने का, जैसे मानो मैंने एक लेजर एक्सट्रैक्ट लिया बैंक बैलेंस का, तो वो उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं विद इन अ मंथ, वो मैं ट्रेस करता हूँ कि मेरे बैंक स्टेटमेंट से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं है कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है बट वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया हो. एक्चुअली में ऐसा फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं कि आपने बुक्स में वो ट्रांजेक्शन्स का आउटफ्लो इनफ्लो रिकॉर्ड ही नहीं किया है, बट वो बैंक स्टेटमेंट में आपकी एंट्री शो हो रही है. ठीक है. तो वो मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, और वो काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट है बहुत बड़ी. ठीक है. तो उसको चेक वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए अपन 1-to-1 चेकिंग करते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको एक्सेल में स्टेटमेंट मांगने चाहिए. राइट. नेक्स्ट क्या आता है? स्टेटमेंट पीरियड. अब स्टेटमेंट पीरियड क्या है? क्या ट्राई करना हमेशा कि मैक्सिमम मंथ्स के आपके पास में स्टेटमेंट्स हो.
सैम्पल बेसिस पे भी आप मंगा सकते हो, या फिर कभी कभी कंप्लीट पूरे मंथ साल के भी क्लाइंट दे देता है अगर आपका क्लाइंट छोटा है तो, ठीक है। नहीं तो ट्राई करो कि सैम्पल बेसिस पे मैक्सिमम मंथ्स तो आप कवर कर ही लो। तो वो स्टेटमेंट पीरियड आपके पास में कब से कब तक का स्टेटमेंट अवेलेबल है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है क्या बैलेंस एज पर बुक्स एंड बैलेंस एज पर स्टेटमेंट में, तो वो डिफरेंस मेरा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा फिर मेरा आ जाता है रिकन्सिलेशन। तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल रिकन्सिलेशन क्या हुआ कि मेरी बैलेंस एज पर बुक्स था मेरे पास में 5 लाख रुपए, बट मेरे स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है रिकन्साइल करना है क्या कि मेरा डिफरेंस कितना है 10 लाख रुपए। अब रिकन्साइल मैं नहीं करूँगा, हमेशा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देगा। कभी भी आप ऑडिटर कभी भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाता है, हमेशा क्लाइंट से मांगते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे ये एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मैंने आपको फॉर्मेट दिया है जैसे क्लाइंट अगर आपको दे सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें था ओपनिंग बैलेंस उसने एज पर बुक्स लिखा 5 लाख रुपए, उसके बाद में उसने डाला कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 10 लाख रुपीज़। उसके बाद में आ जाएगा आपका कि ये मेरा डिफरेंस था जिसकी वजह से मेरा बुक्स और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है 10 लाख रुपीज़। अब उसने क्या किया मेरे को पार्टी वाइज और चेक नंबर वाइज मेरे को डिटेल्स दे दी कि ये अमाउंट के चेक्स थे जिनका टोटल मेरे भी प्रेजेंट नहीं हुए हैं बैंक में, ठीक है। तो ये उनकी डिटेल आ गई। अब मैं क्या करूँगा एज एन ऑडिटर, मेरी क्या हो गया कि मैं सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट चेक करूँगा। अब सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट चेकिंग में क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा जैसे मेरा पीरियड एंड था 31 मार्च, तो मैं बैंक स्टेटमेंट क्लाइंट से मांगूंगा कि आप मेरे को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का स्टेटमेंट दो, और उसके अंदर मैं वेरीफाई करूंगा कि मेरे ये जो चेक नंबर हैं, जो चेक नंबर्स हैं वो मेरे सब्सिक्वेंटली प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए बैंक के अंदर, ठीक है। अगर वो क्लियर्ड हो गए तो वो क्लियरिंग डेट मेरी यहाँ आ जाएगी, और मेरा अगर कोई XYZ जो भी रिमार्क होगा ड्यूरिंग द ऑडिट, जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक होता है मेरा BRS चेकिंग का क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया। उसके बाद अलावा जो मैंने आपको बताया, तो बी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अब आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, पेंडिंग है, नॉट अवेलेबल या नॉट रिक्वायर्ड, तो वो आप यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा सब्सिक्वेंट क्लियरिंग स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था अभी कि आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का लेके और ट्रांजेक्शन चेक करोगे कि वो चेक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ पे मैंशन कर दोगे कि रिसीव हो गया है, मेरे को नहीं हुआ है, तो वो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड आ गया। अब आपका अमाउंट सब्सिक्वेंटली कितना क्लियर हो गया है वो आपने यहाँ मैंशन कर दिया कि ये बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट, जैसे मानो मेरे केस में 10 लाख रुपए जो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट था, तो उसमें से कितना अमाउंट अभी मेरा क्लियर हो गया, मानो 8 लाख रुपए क्लियर हो गया मेरा इसमें से, तो 8 लाख 10 में से 8 लाख क्लियर हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना मेरा सब्सिक्वेंट क्लियर अमाउंट है 8 लाख रुपीज़, तो 8 लाख मेरा क्लियर हो गया है। अब मेन जो सबसे मेन चीज़ आती है वो होती है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स बैंक के केस में होते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट कंफर्मेशन आपको हमेशा मांगने हैं क्लाइंट से, और जब भी आप डायरेक्ट कंफर्मेशन मांगोगे ना, तो हमेशा क्लाइंट को बोलना कि जो भी आप बैंक को रिक्वेस्ट करोगे, बैंक जो है डायरेक्ट कंफर्मेशन हमारी ऑडिटर की मेल आईडी पे शेयर करे। कभी भी ऐसा एक्सेप्ट मत कर लेना कि क्लाइंट आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन बैंक से लेके शेयर कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा बैंक जो है वो ऑडिटर की मेल आईडी पे डायरेक्ट कंफर्मेशन शेयर करेगा, तो ही एक्सेप्ट करना वरना मत करना। आई रिपीट, तो ही एक्सेप्ट करना वरना मत करना, ठीक है। डायरेक्ट कंफर्मेशन का मतलब ही वही होता है कि जब ऑडिटर की मेल आईडी पे वो कंफर्मेशन आए, ठीक है। ऐसे 505 भी आप रेफर कर सकते हो, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट कंफर्मेशन का स्टेटस डाल दिया कि आपको रिसीव हुआ है, पेंडिंग है, अवेलेबल है कि नहीं, रिक्वायर्ड है, कितना अमाउंट आपका बैंक ने कंफर्म किया है। अब मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि बैंक कंफर्म कैसे करता है। तो एक ये सैंपल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट, ऑडिटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड द बैंक रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर, नॉट वाया द क्लाइंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक बैंक कंफर्मेशन का एक लेटर ऐसा बैंक प्रोवाइड करता है, तो वो मैंने सैंपल बेसिस पे आप लोगों को क्लियर रखा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन। अब हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट कंफर्मेशन एंड ऑनलाइन कंफर्मेशन ऑडिटर को दोनों हमेशा करने हैं। क्लाइंट हमेशा बोलेगा कि आपने डायरेक्ट कंफर्मेशन ले तो लिया, अब ऑनलाइन कंफर्मेशन करने की जरूरत क्या है, या ऑनलाइन कंफर्मेशन कर लिया तो डायरेक्ट कंफर्मेशन की जरूरत क्या है। कभी नहीं, हमें दोनों प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ऑनलाइन कंफर्मेशन भी और डायरेक्ट कंफर्मेशन भी। अब ऑनलाइन कंफर्मेशन होते कैसे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑनलाइन कंफर्मेशंस के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जितने भी बैंक अकाउंट मेरी बुक्स में हैं उन सब की स्क्रीनशॉट्स हम यहाँ सेव करके रखते हैं हमारी फाइल के अंदर कि हाँ हमने डायरेक्ट कंफर्मेशंस परफॉर्म किए हैं, ऑनलाइन कंफर्मेशन परफॉर्म किए हैं, और उनका ये बैलेंस हमारा शो हो रहा है सब्सिक्वेंटली उस दिन पर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड एक्चुअली एग्जिस्ट है एंड ऑपरेटिव है। ऑपरेटिव भी पता चलता है इससे, ठीक है। ऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव का जो एक स्टेटस है वो यहाँ से भी परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर है जो हमको आपको हमेशा परफॉर्म करने हैं, राइट। तो इससे हमारी जो है ये बैंक कंट्रोल शीट पूरी परफॉर्म हो जाती है। जस्ट अ मिनट,
ठीक है, तो ये हमारे पूरा वर्किंग पेपर है जिसके अंदर हमारी ऑडिट ऑफ बैंक बैलेंसेस की पूरी जो हमारी वर्किंग फाइल है जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अदर देन दिस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि आपके जब भी बुक्स में कोई नया अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन होता है या फिर कोई अकाउंट बैंक अकाउंट क्लोज होता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी लेनी है। बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी क्यों? जिससे आपको हमेशा पता ऑथेंटिसिटी रहे कि जो आपका नया बैंक अकाउंट हमेशा ओपन हुआ है या फिर कोई अकाउंट क्लोज हुआ है, तो वो अकाउंट जो है वो प्रॉपर अप्रूवल के साथ में क्लोज हुआ है, या फिर जो अकाउंट है वो प्रॉपर अप्रूवल के साथ ओपन हुआ है, राइट। और अगर कोई बैंक अकाउंट अभी कभी भी क्लोज होता है, तो उसके लिए आपको क्या है ना, बैंक से एनओसी लेटर ही प्रोवाइड होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वो एनओसी की कॉपी आपको हमेशा ले लेनी है, और क्लाइंट से बोलोगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आपके कोई ओवरड्राफ्ट्स या कैश क्रेडिट अकाउंट्स हैं, तो ओवरड्राफ्ट्स एंड कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए आपको हमेशा सैंक्शन लेटर्स जो है वो प्रायर में लेके रखने हैं, कि सैंक्शन लेटर कितनी लिमिट सैंक्शन हुई है, और उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि जो बैलेंस है वो विद इन द सैंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग पावर है कि नहीं। ओके। उसके अलावा अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट की जो मेजरमेंट है, रीमेजरमेंट जो अपन ईयर एंड पे करते हैं, वो हमेशा क्लोजिंग रेट ऑफ आरबीआई पे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी वर्किंग पेपर फाइल के अंदर हमेशा क्लोजिंग रेट का जो स्क्रीनशॉट है, जो लास्ट ऑफ द ईयर में रहेगी ईयर एंड पे, वो क्लोजिंग रेट का एक स्क्रीनशॉट भी आपको लेके रखना है आपके पास में। ठीक है, और उसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो, कि आपको हमेशा बैंक बैलेंसेस की ऑडिट के अंदर 100% ऑफ द अकाउंट्स चेक करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप सैम्पलिंग बेसिस पे कोई अकाउंट की वेरिफिकेशन करो, कभी मत करना ऐसा। फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मिस स्टेटमेंट चांसेस होने के बहुत ज़्यादा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि आप सैम्पलिंग बेसिस पे बैंक अकाउंट की ऑडिट कर रहे हो, राइट। और ऐसा जो आपके स्पेशली जो आपके बैंक अकाउंट्स जो नील बैलेंसेस शो कर रहे हैं या फिर नॉन ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, तो हमेशा सजेस्ट करना अपने क्लाइंट को कि आपने अकाउंट ओपन करके क्यों रखा है, उसका मेरे को रीज़न प्रोवाइड करो। एंड दीज नॉन ऑपरेटिव अकाउंट शुड बी क्लोज बाय द अर्लीस्ट पीरियड। ठीक है, तो मतलब जितना जल्दी हो सके आप ये वाले अकाउंट जो है इनको क्लोज कराओ। मतलब ये अकाउंट नॉन ऑपरेटिव है तो इनको अपनी बुक्स में रखने का, शो करने का कोई सेंस नहीं है। तो वो भी आप एक सजेशन दे सकते हो अपनी साइड से, राइट। उसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट टिप आपको बोल रहा था कि बोनस टिप जो इस वीडियो के एंड में मिलेगी, वो ये है कि क्या होता है ना, कभी कभी रिकन्सिलेशन के अंदर कोई माइनर डिफरेंसेस आते हैं, जैसे मानो 10,000 20,000 का कोई माइनर डिफरेंस है, तो अकाउंटेंट को वो डिफरेंस का रीज़न पता नहीं चल रहा है, तो वो अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको बैंक चार्जेस के नाम से डेबिट कर देगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो जिससे कोई क्वेश्चन ना पूछ सके या फिर रिकनसाइल ना हो पाए, तो ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, बैंक चार्जेस वाला जो अकाउंट है या फिर इंटरेस्ट लेजर जो है, उसको हमेशा थ्रूली चेक करना है। उसके अंदर आपको हो सकता है कि कुछ मैनिपुलेशंस मिलने के चांसेस हो, तो वो हमेशा एक बार आप ध्यान रखिएगा ऑडिट करते वक्त। उसके अलावा एक आप सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को एक पॉइंट, क्या, कि अगर आपका कोई ओवरड्राफ्ट या सीसी अकाउंट है, ठीक है, तो उसके अंदर कभी कभी हो सकता है क्या, कि आपका अकाउंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस है बट आपके करंट अकाउंट्स के अंदर सरप्लस बैलेंस अवेलेबल है। तो आप सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को कि भाई आपके अकाउंट में जब करंट अकाउंट में इतने सरप्लस बैलेंस अवेलेबल है, तो उस अकाउंट को आप जो है वो डिपॉजिट कर दो अपने ओवरड्राफ्ट या सीसी अकाउंट में, जिससे आपके ओवरड्राफ्ट और सीसी अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम से कम लग सकती है। ठीक है, तो आपका वहाँ से फंड्स सेव हो सकते हैं। तो एक ये सजेशन आप दे सकते हो, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टैट्यूटरी ड्यूज की ऑडिट हमें कैसे करनी होती है। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।